वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे हैं कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। खान साहब को आप जरा जाके हिस्ट्री सिखाएं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान से अलहदगी भी की, जमहूरियत के लिए जदोजहद किया, जेल बर्दाश्त किया, जदोजहद के बाद इस मुल्क का पहला इलेक्टेड वजीर आजम बना, मुल्क को पहली बार मुत्तफिका आइन दिया, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जैसे इमरान खान का वालिद था उसको नौकरी से निकाला, शहादत कबूल की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिया उल हक जैसे जालिम आमिर के खिलाफ मुकाबला किया, एक और आमिर का मुकाबला किया, खुद शहादत कबूल की। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जदोजहद किया, जासूस हमीद गुल ने जदोजहद की। एस्टैब्लिशमेंट और ISI के जदोजहद है, किसी सियासतदान का जदोजहद। ये लोग कठपुतली हुकूमत ले आना चाहते हैं। कठपुतली हुकूमत को इस्तेमाल करके हमारा 18वीं आइन, हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करके ये सदारती निज़ाम ले आना चाहते हैं। हम इनको 18th अमेंडमेंट को 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। हम अपने लीगल ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं पूरा सियासी जदोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। क्यों चाहेंगे हम सदारती तर्ज हुकूमत? रूमर्स ही होते हैं और रूमर्स रूमर रहते हैं, मतलब रूमर्स की कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। 5 साल पूरी करेगी हुकूमत। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, अभी आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन रहे थे, जिसमें वो बारहा ये बात कर रहे थे कि वो लोग ये चाहते हैं कि कठपुतली हुकूमत आए, वो लोग ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम का खात्मा हो जाए, और वो लोग ये भी चाहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम के बदले सदारती निज़ाम आ जाए। आखिर वो लोग कौन है, वो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं, कौन है, ये तो हम सब आपको पता है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं। PTI की गवर्नमेंट को अभी 6 माह का अरसा भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अभी से ये बातें शुरू हो गई हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं लगाएगी, ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती। आज भी परवेज रशीद साहब कहीं फरमा रहे थे कि ज़्यादा 1.25 साल है इस हुकूमत के पास। और तो और पार्लिमानी निज़ाम के फेलियर की बातें शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि कई सरगोशियां हो रही है राहदारियों में कि जी पार्लिमानी निज़ाम फेल हो गया है, उसका मुतबादिल सदारती निज़ाम लेकर आना कुछ लोग चाह रहे हैं या उसका मुतबादिल के तौर पे उसको देख रहे हैं। प्लस इस हवाले से भी बात हुई कि 18वीं तरमीम से नाखुश है और इसमें भी तरमीम की बात हो रही है, लेकिन PTI की हुकूमत जो खुद ये बात कर रही है कि नहीं जी हम अपने 5 साल पूरे भी करेंगे, हम 18वीं तरमीम में किसी किस्म की मजीद तरमीम नहीं चाहते और सदारती निज़ाम की हमारे यहाँ कोई बात नहीं हो रही, तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये बात मुसल्लत करना चाह रहे हैं? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर ये फरमा रहे हैं तो उनका इशारा किस तरफ है, इस पर तो आज के हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन छोटा सा क्लिप आपके दिखाना चाहती हूँ। वसीम अकरम प्लस, इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब, जो कि बहुत सीधे साधे भी हैं, उनमें तकब्बुर भी नहीं है, उनमें गुरूर भी नहीं है, वो गरीब भी बहुत है और उनके गांव में बिजली भी नहीं है, ये उनका कुल तारुफ है। तो आज जब वो टूबर टेक सिंह गए, एक दिन कबल ही इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ की थी कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, वो VIP वो अपने लिए चला नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रोटोकॉल के शदाई हैं और कौन नहीं होता। जरा वो फुटेज देखिएगा कि आज जब वो टूबर टेक सिंह गए हैं तो किस शाहाना प्रोटोकॉल के साथ ना सिर्फ वो गए और उसके साथ साथ एक तकरीब में जब वहाँ पर IG पंजाब ने उनसे हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया शील्ड लेने के बाद, तो क्या हुआ उनको, मुझे तो बिल्कुल समझ ना आया वाली कहानी है कि वो हाथ मिलाने के लिए हाथ उन्होंने बढ़ाया, वो उनके पीछे चलते रहे, लेकिन ये अदाए बेनियाजी उनकी देखिए कि उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया और वो चले गए। उसके बाद उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये डेलिब्रेट आपका एक्ट था, आप उनसे मिलाना नहीं चाहते थे या आपको पता नहीं चला? उसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो मासूम से वसीम अकरम प्लस ने, जरा वो सुनिएगा। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। उस्मान बुज़दार साहब ट्रेन नहीं है, तो ये अभी सीख रहे हैं कि हाथ अगर कोई बढ़ाता है तो हाथ मिला भी जाता है। वो क्या क्या सीखेंगे, अब कौन कौन उनको क्या क्या सिखाएगा। एनीवेज प्रोग्राम को पे बात करते हैं और जो पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है चौधरी मंजूर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी पंजाब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। चौधरी जाफर इकबाल साहब, एक्स मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स PMLN से।
ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम चौधरी जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि MNA है, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत है जी हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और उसके साथ जब हम बात करें मुतबादिल निज़ाम की, उस पर जरा हम बात करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब से, प्रेसिडेंट हैं पिलडेट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और यहाँ पर अगर मैं जिक्र ना करूं, जो आज लोरा लाई में जो धमाका हुआ है DIG पुलिस के दफ्तर में, 5 के करीब पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुए हैं और 19 उसमें जख्मी हुए हैं, जबकि फोर्सेस की फायरिंग में 2 हमलावर मारे भी गए। ये आज की अफसोसनाक तरीन खबर है। अगर आपकी इजाजत हो तो चौधरी मंजूर साहब से बात कर लें कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे थे। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किन से खदशात हैं? चौधरी साहब आवाज आ रही है? अच्छा, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो ऐसा कोई मुतबादिल निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल रहा, नाकाम हो गया है, सदारती निज़ाम इस मुल्क के लिए बेहतर रहेगा, कहीं हो रही हैं ये सरगोशियां चिमगोइयां? नादिया बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात किसी जगह पे हो रही है या कोई ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह करके एक निज़ाम था जिसमें लोग थे और वो आपस में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी और उस सारे दौर में करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए। मुल्क में हर तरफ आपने देखा कि निज़ाम कोई नहीं था, गवर्नेंस नहीं थी, इदारे मफलूज थे, PIA नुकसान में थी, बिजली का नुकसान था, आपका स्टील मिल नुकसान में थी, रेलवे नुकसान में थी, जबकि इनके अपने कारोबार चाहे वो एयर ब्लू हो वो फायदे में थी, कोई और कारोबार वो फायदे में थे। तो लोगों ने अल्लाह अल्लाह करके एक पूरा एक माफिया था अदालतों के मुताबिक, उससे जान छुड़ा के एक नई हुकूमत आई है। आज 5.5 महीने की हुकूमत है, किसी एक वजीर पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, किसी एक जगह पे कोई किसी पैसे की हेर फेर की बात नहीं है। नए निजाम के तहत इट इज टू अर्ली टू कमेंट के खुदा न खासा हुकूमत कोई अपना पैटर्न बदल रही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज टू अर्ली कि आप अपने रिजल्ट दिखाएं। सो इट्स टू अर्ली टू कमेंट। तो कहने की बात यह है कि 5 महीनों में आपको डायरेक्शन नजर आ गई कि ये लोग रिफॉर्म करना चाहते हैं, ये लोग ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, इनका कोई वजीर किसी जगह पे कोई करप्शन का उस पे इल्जाम नहीं है। तो इतने एक अंधेर नगरी में से आपको रोशनी की किरण नजर आई है। इसका जवाब तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी कोई खुदा ना खासा कोई? मसला ये है कि वो जो कह सकते हैं उन्होंने तो कह दिया। अब जिनसे पूछना था वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पॉलिसी है, यानी पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी है कि वो सदाकत अब्बासी साहब के साथ नहीं बैठेंगे। तो चूंकि वो टेलीफोन लाइन पर थे, उनको प्रोग्राम में मैंने वेलकम भी कर दिया था, लेकिन वो डिस्कनेक्ट लाइन हो ही नहीं थी, कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सदाकत अब्बासी साहब के साथ नहीं बैठेगी। क्या किया है आपने पीपल्स पार्टी के साथ? मैं बिल्कुल, ये अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले सारे मेहरबान मेरे से नाराज हैं। क्यों नाराज? इस बात में कि इनका एक अनइलेक्टेड आदमी मेरे साथ एक टॉक शो में आए और वो आप कोई भी पूरा पाकिस्तान वो वीडियो देख सकता है कि मैं बात कर रहा हूं पॉलिसी पे, वो बार बार गालम गलोच कर रहे हैं। कभी इमरान खान इमरान खान की बहन के बारे में बात कर रहे हैं, कभी वो जमाइमा के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कभी वो इमरान खान की जिंदगी के वो पहलू बात कर रहे हैं जो बहुत आप उनको उस तरह बिलो द बेल्ट पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो मैंने उनको 2-3 दफा कहा, मैंने कहा भाई बात यह है कि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं इसी तरह की कहानियां किससे अपनी क़यादत के भी हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं बोलूंगा। इस बात पे इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई हुई है, मैं बल्कि इतना ही मासूमाना जवाब दिया था। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। उनको ये लगता है कि वो बैठ के इमरान खान की जाती जिंदगी के बारे में बात करें और कीचड़ उछालें और कोई बहुत ज्यादा इश्तियाल दिलाने के बाद भी बार बार कहे कि भाई मैं इसके बावजूद भी जरदारी साहब कहूंगा, बिलावल साहब कहूंगा। लेकिन चूंकि ये इनको शायद लगता है कि मैं डिफेंड अच्छा कर लेता हूं या हर जगह पे PTI की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो उनके कहने से मुझे मेरा ज़मीर मुतमईन है। इसके बावजूद ठीक है कि मैंने जो जवाब दिया, मैंने अगले दिन ही उस पर माजरत भी कर ली कि यार अगर कोई इनका बंदा 3rd क्लास बात करता भी है तो मैं एक MNA हूं, मुझे नहीं बात करनी चाहिए। माजरत के बावजूद मेरा रवैया जो है वो इस तरह का है। मेरे लिए तमाम गैस बराबर है, तमाम गैस की रिस्पेक्ट उतनी ही है।
صداقت عباسی صاحب میرے شو میں موجود ہیں, میرے لیے اتنے ہی رسپیکٹیبل ہیں جتنے ٹیلی فون لائن پر چودھری منظور صاحب میرے ساتھ تھے تو اتنے رسپیکٹیبل وہ تھے. لیکن بہرحال ان کی اپنی پارٹی پالیسی ہے, ان کو اس کو فالو کرنا ہے. میرا اپنا پروگرام ہے, مجھے اپنا پروگرام چلانا ہے. چودھری جعفر صاحب, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اچھا میں ایک بات بتاؤں, بڑے ایک سینئر ہے پرسنالٹی پی ایم ایل این کی, بہت سینئر اور بڑے کلوز بھی رہے وہ میاں صاحب سے. ان کی گورنمنٹ ابھی آئی ہی تھی تو کچھ عرصے بعد انہوں نے آف دا ریکارڈ بات کی تھی, آف کورس میں نام نہیں لے سکتی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی, ان کو چلنے نہیں دیا جائے گا اور پھر کوئی نیشنل گورنمنٹ کی شکل کچھ ایسی آئے گی. اب وہ نیشنل گورنمنٹ کی باتیں دوبارہ تو نہیں ہو رہی, لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جی پارلیمانی نظام فیل ہو گیا اور شاید ان کو فیل کر بھی دیا جائے کہیں سے, اگر کوئی چاہتا ہے کسی کے مائنڈ میں. آپ نے سنی ہے یہ باتیں کہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو جائے گی, صدارتی نظام آ جائے گا, 18ویں ترمیم سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. صداقت عباسی صاحب نے لفظ ان الیکٹڈ استعمال کیا, میں بھی ان الیکٹڈ ہوں. ہمارے ساتھ جو دوسرے رہ چکے ہیں کم از کم, ہمارے ساتھ جو دوسرے اس وقت پینلسٹ موجود ہیں, احمد, محبوب, بلال صاحب, وہ بھی ان الیکٹڈ ہیں, وہ بھی ان الیکٹڈ ہیں. اسی طرح ہمارے آپ بھی ان الیکٹڈ ہیں. اور عباسی صاحب کے لیے میں گوش گزار کروں گا کہ بے شمار سیاسی ورکر جنہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی, وہ کبھی ساری زندگی کسی ٹکٹ کے بھی حقدار نہیں ٹھہرتے, لیکن الیکٹڈ ہو جانے میں اور ان الیکٹڈ میں اتنی بڑی تفریق اور اس لفظ کے اوپر اتنا زور نہ دیں. 5 سال میں بھی الیکٹڈ تھا, آج میں ان الیکٹڈ ہوں. پھر آپ جب بھی پی ٹی آئی کے صداقت عباسی صاحب سمیت کسی بھی فرد سے سوال پوچھیں گے, کوئی بھی سوال پوچھ لیں, ابھی آپ نے سوال کیا اور میں اسی کا جواب دوں گا, لیکن انہوں نے جواب کیا دیا, جی 2 پارٹیاں تھیں, ان کا گٹھ جوڑ تھا اور ملک کے اندر کرپشن عروج پہ تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پارٹیوں میں سے خاطر خواہ وہ لوگ جو صرف پیسے کی کرپشن نہیں بلکہ اخلاقی کرپشن میں بھی مصروف رہے, موجود رہے, اور بڑی کرپشن یہ انہوں نے کی کہ الیکشن سے کچھ عرصہ قبل وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور آج وہ معتبر ٹھہرے ہیں. وہ کرپشن ہے جی, پارٹی بدلنا کرپشن ہے. میرے نزدیک میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں بالکل اس پہ سٹینڈ کروں گا. اگر کوئی چھوڑ کے میری پارٹی میں آئے تو میں اس سے بھی یہی کہوں گا اور اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھوں گا کہ میں ایک ساری زندگی جدوجہد کرتا. اس وقت آپ نے مجھ سے سوال کیا نا, تو یہ میری بات میری پارٹی کے باقی لوگ بھی سن رہے ہوں گے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ورکرز جدوجہد کریں, کوشش کریں, اور پھر آ کے کیا ہو کہ ترجمان کون بن جائے. میں نام نہیں لیتا, وہ پہلے کیا کہتے رہے عمران خان صاحب کے متعلق, کبھی اتنے ہی جذبات سے صداقت عباسی صاحب کسی پارلیمانی پارٹی کے میٹنگ میں ان صاحب کو بھی جواب دے دیں جو کچھ ان کے فرمودات ہیں. ہم تو ایسی باتیں کرتے نہیں, سنتے نہیں. جو آپ نے بات کی ہے وہ خدشات بڑے درست ہیں, وہ خدشات بڑے درست ہیں. اور اس حوالے سے میں بطور میرا سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس, تو اس حوالے سے درست ہیں کہ میرے ملک کی تاریخ مجھ سے سیاسی اختلاف کوئی ہلاک کرے. بھٹو صاحب کے فلسفے کا میں قائل نہیں, پی ٹی آئی کی سیاست میں نہیں کر رہا, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میں نہیں بیٹھا, ایم کیو ایم کے ساتھ میں نہیں, میں مسلم لیگ نون میں سٹینڈ کرتا ہوں. لیکن سیاسی جماعتوں میں اور میرے اس ملک کے اندر جب بھی کوئی شخص عوام کے پاپولر لیڈر بن کے سامنے آئے, وہ عمران خان صاحب اگر چند مہینوں بعد اس قابل ہو جائیں گے تو لوگ انہیں بھی پسند نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ انہیں فیل کیا جائے گا, فیل کیا جاتا ہے, بالکل کیا جاتا ہے. بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں جن کا علم ہی نہیں کسی کے حق میں ہوتا. اب یہ جو ساہیوال والا واقعہ ہے, کیا بزدار صاحب نے حکم دیا؟ میں کہتا ہوں نہیں دیا. کیا عمران خان صاحب نے حکم دیا؟ نہیں دیا. جو لوگ نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ بنا کر اور ہو جاتا ہے جسے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور ابھی تین باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. سعودی عرب سے واپس پلٹ کے, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کیسے ناکام کیا جاتا ہے, سعودی عرب سے واپس پلٹ کے وزراء نے کہا کہ سی پیک کا حصہ بننے جا رہا ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہا ہے. یہ وفاقی وزراء نے کہا. 2 دن بعد 2 وزراء بیٹھے اور انہوں نے معذرت کی کہ ایسا نہیں ہے, اسٹریٹجک پارٹنر چائنا اور پاکستان رہیں گے. تو یہ کتنا بڑا پالیسی کی ڈسٹربنس کا اور انویسٹر کا اور چائنا کا جو ہے وہ آپ کے اوپر اعتماد سے. اسی طرح کی ایک بات, صرف ایک آخری, اسی طرح
3 दफा आर्मी चीफ वजाहत कर चुके हैं। एक दफा वो बैठ के वहां कराची में ताजरों से रिक्वेस्ट करते हैं आइए आप अपना मईशत को बेहतर करने के लिए। ये काम वज़रा का और जनाब वजीर आजम का है, आर्मी चीफ की जॉब नहीं है। जब वो कर रहे हैं तो ही इज कन्वेइंग कि जो लोग बैठे हैं उनका काम नहीं वो कर पा रहे। अगला स्टेप क्या है कि उन्होंने कह दिया कि हमारे मुल्क के वजीर आजम को बहुत पजीर आई। आज तक किसी एक विजिट में किसी एक रियासत का सरबराह उन्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आया। आर्मी चीफ को मजबूरन कहना पड़ा, इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात नहीं की। और खुद वजीर आजम वजीर आजम ये कह के मुझे टीवी से पता चलता है कि मैं वजीर आजम हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो नाकाम होने के दलील हैं। ठीक है, अहमद बिलाल महबूब साहब से मुझे एक बात करनी है। अहमद बिलाल साहब, मैं सवाल छोड़े जा रही हूँ, मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, बहुत माजरत, आपके पास आते आते देर होगी। सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बातें हो रही हैं, जो गवर्नमेंट है यानी जो सदाकत अब्बासी साहब है, उन्होंने तो टोटली उसको डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्लिमानी निजाम के फेलियर की तरफ हम जा रहे हैं और मुतबादिल निजाम की तरफ हम गौर व खौज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है फैसला कौन कुव्वतें, जो शाह महमूद कुरैशी साहब जिनको फैसला कौन कुव्वतें मानते हैं, प्लस जो अपोजिशन है वो कह रही है कि इस बातों में सदाकत है, ऐसा होने जा रहा है या ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैं मुख्तसर सा ब्रेक के बाद अहमद बिलाल महबूब साहब आपसे ये पूछूंगी कि क्या अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ गौर वखौस हो रहा है तो क्या हमारे मुल्क के लिए ये फायदेमंद है या नहीं, और क्या वाकई हम पार्लिमानी सिस्टम के फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और लोरालई में जो डीआईजी पुलिस के दफ्तर में हमला हुआ, वहां पे जो शहादतों की तादाद है वो 9 हो गई है और जख्मी भी बड़ी तादाद में है। मैं अहमद बिलाल सूफी साहब, महबूब साहब, मैं आपसे जरा पूछूंगी कि क्या वाकई आपको लगता है कि पार्लिमानी निजाम हमारे मुल्क में नाकामी की तरफ बढ़ रहा है और सदारती निजाम उसका मुतबादिल हो सकता है? देखिए, हमारे मुल्क में एक हमेशा से एक ओपिनियन मौजूद रही है कि हमारे हिसाब से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारा कल्चर है उसके हिसाब से यहाँ पे सदारती निजाम हुकूमत ज्यादा मौजूद है। ये एक ओपिनियन रही है, ये मैं नहीं समझता सब किन हल्कों में ओपिनियन रही है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल ओपिनियन रही है। ये हुकूमत में भी लोग होते हैं जो इस बात की तायद करते हैं और हुकूमत के बाहर भी होते हैं, और कई लोग तो कायद आज़म की लिखी हुई तहरीर भी बाज़ पेश करते हैं कि कायद आज़म की राय भी ये थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं यानी इस इलाके के जो लोग हैं उनके तबीयत से ये बेहतर मुताबिकत रखता है कि सदारती निज़ाम हो। इस वजह से बातें चलती रहती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ऐसी चीज खास नहीं हो रही जिसकी बिना पे आप ये कह सकें कि पार्लियामेंट निज़ाम नाकाम हो गया है और अब सदारती निज़ाम का वक्त आ गया है। मुझे तो ऐसी कोई चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती। अच्छा, लेकिन ये सरगोशियों में ये बातें हमेशा चलती रहती हैं, और जब भी कोई हुकूमत आती है, खा वो मौजूदा पीटीआई की या इससे पहले पीएमएलएन की हुकूमत हो या उससे पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत हो, तो हुकूमत आने के साथ ही ये सरगोशियां भी शुरू हो जाती हैं कि हुकूमत अब गई, इस हुकूमत पीछे इसको रहने नहीं दिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि बार बार हमारे मुल्क में जो मुंतखब हुकूमतें हैं उनके खिलाफ साजिशें हुई हैं और उनको प्री मेच्योरली उनको रिमूव करने के लिए, वज़ीर आज़म को रिमूव करने के लिए ये चीजें हुई हैं। मुख्तलिफ वजूहात रही हैं उसकी, लेकिन ये ऐसा हुआ है कि साजिशें हुई है और हुकूमतों को या उनके वज़ीर आज़म को रिमूव किया गया है। कोई अपना वक्त मुकर्रर नहीं पूरा नहीं कर सका, तो उसके नतीजे में अब वसवसे पैदा होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पीटीआई की गवर्नमेंट को, जिसको अभी आए हुए पूरे 6 महीने भी नहीं हुए, इसके बारे में कोई इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई कतईयत के साथ आप ये कह सकते हैं कि ये फेल हो गई है या ये कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। कई प्रॉब्लम्स है, शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम्स है, हो सकता है उनके ऊपर काबू पा लें और बड़ी स्मूथली अपने 5 साल पूरे करें, और हो सकता है कि ये ऐसा ना कर पाए और फिर मुश्किलात का शिकार हो जाए। ये दोनों सूरतें मुमकिन है। इस वक्त जो है ज्यूरी आउट है और मेरा ख्याल है इनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू एमएस सर। अभी आपसे कंटिन्यू करूंगी मैं इस पे बात सदारती निजाम के हवाले से जरा, लेकिन उसके 18वीं तरमीम पे भी आपसे बात करनी है। ये बात दुरुस्त है। इससे पहले कि मैं सदाकत अब्बासी साहब से कोई बात करूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन पर सस्पेंशन इंडेक्स CPI 2018 में
गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1 पॉइंट की बेहतरी हासिल करते हुए 100 में से 33 स्कोर लिए। ताहम 180 ममालिक में से मुल्क की जो रैंकिंग है वो गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी 117 है, लेकिन उसमें 1 पॉइंट बेहतरी हासिल की है पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ये कहा गया है कि करप्शन पे काबू पाने में ज्यादातर ममालिक की नाकामी से दुनिया भर में जमहूरियत का बुहरान सामने आ रहा है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 0.1 बेहतरी आई है। अब सदाकत अब्बासी साहब, जहां ये बात हो रही है कि इनकी हुकूमत को भी नहीं चलने दिया जाएगा, मैं परवेज रशीद साहब के आज ही के स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, फिर इमरान अभी सलीम साफी साहब ने भी कहीं कहा कि बुज़दार तब्दीली का है, बुज़दार साहब मार्च तक हो जाएंगे, जून तक महमूद खान साहब फारिग हो जाएंगे, इमरान खान साहब 5 साल नहीं मुकम्मल। लेकिन सर हमेशा हमने, क्योंकि ये जो बयानात मैं कोट कर रही हूँ, सलीम साफी का तो अपना एनालिसिस है, मगर अगर परवेज रशीद साहब ये कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी उठ के ये कह रही है, तो ये वो सियासतदान ही होते हैं ना सर, आपके दौर में ये और इनके दौर में आप, कि जब आप अभी हुकूमत शुरू नहीं हुई है, ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये हुकूमत फेल हो जाएगी, ये हुकूमत साल नहीं, ये नहीं कहा कि हम नहीं चलने देंगे, नहीं ये नहीं कहा, लेकिन ये बातें हुकूमत में आने के बाद ही अगर ये खदशे का इजहार किया है, हम दुआगो हैं कि ये 5 साल पूरे करें, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है। अभी आपने मेरे सवाल से पहले एक इंडेक्स पढ़ा है कि पाकिस्तान माशाअल्लाह 117वें नंबर पे है, 117वें नंबर पे है ट्रांसपेरेंसी में, यानी ऊपर से हम तकरीबन टॉप कर रहे हैं करप्शन में। मेरे भाई जो जाफर साहब ने माइंड किया था कि मैंने क्यों कहा कि ये लोग करप्ट थे या पिछली हुकूमतें बहुत ही करप्ट थी, और अभी हम सीधे ही हो रहे हैं, तो हम ना 1% नीचे आ गए। आप देखिएगा को हम 1% से ज्यादा है। अगर 117 से 116 पे गए या 118 से 1% नहीं है, 0.1% है। अच्छा, 0.1% बेहतरी है। पॉइंट नीचे गए। नहीं नीचे नहीं। अच्छा सुने मेरी बात, पिछले साल भी 117 था, अभी नंबर 177 सुने, ये जब ये हुकूमतें 2 शुरू हुई थी तो हम 76 पॉइंट पे थे, हम 6वें पोजीशन पे माशाल्लाह 2 सालों में बड़ी तरक्की करके 117वें या पोजीशन पे चले गए। तो कहने की बात है, जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा होती है करप्शन से, और करप्शन के बारे में जितनी ज्यादा आगाही मीडिया ने और लोगों ने और सिस्टम ने दी है, तो इसकी वजह से अब इंशाल्लाह ये करप्शन होगी खत्म। मेरे भाई ने एक बात की थी कि जी हम जो है ना, मैंने कोई अनइलेक्टेड बात की है, मैंने एक इंसिडेंट पे बात की है कि पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी वाइब्रेंट पार्टी है, उनके पास टीवी पे भेजने के लिए कोई चज का कोई ढंग का बंदा, जिस तरह चौधरी मंजूर साहब है, ऐसा बंदा आके कोई बात करे, पार्टी वाले नहीं है, नहीं सुन लेना, वो बात करके गए ना, मैं इसलिए बात कर, आपने जो अनइलेक्टेड वाली मैं उस पर मैं पूरी बात सुन ले। अगर कोई चर्च का बंदा आके कोई तनकीद करे, जितने मर्जी तनकीद करे, लेकिन कोई आपको 1 दफा गाली दे, 2 दफा दे, आपकी लीडरशिप, वो बात तो खत्म हो गई। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उस बात पे ये इस तरह कर देना। मैंने जो अनइलेक्टेड कहा था इसलिए कहा था कि कोई जिम्मेदार आदमी हो, पार्टी का कोई ओहदेदार हो, या जिससे वो एक जनरल सेक्रेटरी है, या कोई असेंबली या सेनेट का मेंबर हो, उसकी बात का मैं तो कहता हूं कि हमें ऐसे लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहिए जो इतना इल मैनर्ड लोग हों, और उसके बाद पार्टी इतना उनको प्रोटेक्ट करे। नहीं, बात गलत है। आप पहली दफा एमएलए बने? नहीं, मैं इल मैनर्ड की बात कर रहा हूं। इससे पहले आप भी नहीं हुआ करते थे। इल मैनर्ड की मैं बात नहीं कर रही, मैं इल मैनर्ड की बात कर रहा हूं। जब मैं आता था ना टीवी पे, होना बड़ी बात है, बजाय इसके कि आप ये बात, जब मैं टीवी पे आता था ना, मैं अगले लोगों का एहतराम करता, अगली क़यादत का। अगर मेरे लीडर इमरान खान के घर के बारे में आप कोई नेगेटिव बात करेंगे, मैं 4 दफा बर्दाश्त करूंगा, तो मैं 5 दफा जवाब दूंगा। उसके बाद मैं एक बात कर रहा था कि मैंने इसके बाद के मैंने हार्श जुमला बोल दिया, मैंने उसके बाद अपोलोजाइज भी कर लिया। तो अनइलेक्टेड की बात ये नहीं थी कि वो मेरे लिए को मैं लो देखता हूं, लेकिन एक बंदे को अपने रुतबे का पता होना चाहिए, और उसके सामने जाके वो दूसरे की क़यादत पे इस तरह की बात करे। ठीक है, तो बात अब जो आप बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम, 18वीं तरमीम से भी मसले हैं आप उसमें, मैं बता रहा हूं 18वीं तरमीम, इन्होंने नाम किसका रखा है? 2 नाम रखे हुए। जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, जब करप्शन के खिलाफ बात करेंगे, 3 चीजें खतरे में पड़ जाएंगी। इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, सूबाई खुद और उनकी 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाती है। असल क्या है? वो जो 117 नंबर पे हम हैं, हम पाकिस्तान के मोस्ट करप्ट सोसाइटीज में हमें 177, अगर 177 पे इसका मतलब टोटल मुल्क ही इतने, हम सबसे आखिरी नंबर पे। यही बात है ना, टॉप कराया है माशाल्लाह, इन पिछले 10 सालों में हमने टॉप किया है। उस दौरान में क्या हुआ? मुल्क के सारे इदारे डूबे। और मैं जो बात कर रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा, गैस हमारे अपने मुल्क में बनती है, गैस में 157 अरब, अब चले बनती है, पैदा होती है 157 अरब
रुपए का खसारा गैस में मुस्लिम लीग नून की चैंपियन हुकूमत होगी गई है, उस खसारे का टैक्स और उसकी कीमत। तो कहने की बात क्या है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ 18 अमेंडमेंट के बारे में, मैं कह रहा हूँ कि निजाम के बारे में, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लिमानी निजाम के फेलियर के बारे में, क्यों फ्लॉप हो आप रही मुझे है, इनकी करप्शन गिनवा रहे हैं। मैं वही तो बात नैरेटिव बता रहा हूँ कि जब इनकी करप्शन पे एहतसाब होगा, इनका वावेला होगा, जमहूरियत खतरे में है। जब उनकी करप्शन पे हाथ पड़ेगा तो वो कहेंगे 18वीं तरमीम खतरे में। मैं वही बात आप वाली करूँ। अब ब्रेक लेने दीजिएगा चौधरी साहब, ताकि मैं आपको बीच में इंटरप्ट ना करूं, इन तमाम बातों के आप जवाब दे दें। मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। एक तरफ तो बात हो गई कि जी तस्दीक की है चौधरी जाफर साहब ने, जो कि PMLN से है, कि हाँ इस किस्म की सरगोशियां हो रही हैं कि पार्लिमानी निजाम शायद नाकाम हो गया है इस मुल्क में। पहले तो जमहूरियत नाकाम होती थी, अब पार्लिमानी निजाम नाकाम हो गया है। ये हम सब एक्सपेरिमेंट के स्टेज से गुजर रहे हैं और पता नहीं हम कब तक एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और कोई हमारी आंखों को नहीं पाएगा। मुख्तसर सा ब्रेक लेने दीजिएगा। 18 अमेंडमेंट का क्या मौमा है, इस पे भी जरा बात कर लेते हैं। जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सोच उभर रही है, जिसकी तस्दीक भी कई लोगों ने की है, कि मौजूदा पार्लिमानी जमहूरियत की जगह सदारती निजाम लाया जाए, क्योंकि जो ताकत का महवर होगा वो एक शख्स होगा और किसी भी जानिब से इख्तिलाफ राय को मलूज़े खातिर रखते हुए फैसले कर सकेगा। PMLN तो फिलहाल इसकी तस्दीक कर रही है चौधरी जाफर साहब, लेकिन उसके साथ साथ जो 18 अमेंडमेंट की बात भी होती है, क्योंकि अब तो मुत्तहिदा अपोजिशन है, तो पीपल्स पार्टी का रोल भी आप ही निभा ले, जवाब दे दे। 18 अमेंडमेंट से भी मसले मसाइल हैं लोगों को, वो भी खटक रहा है। नादिया, मेरे भाई बड़ी जज्बाती गुफ्तगू करते हैं, जबकि सियासत में जज्बात को बिल्कुल मिनिमाइज करके, और ये जो इशू आप डिस्कस कर रही हैं ना, ये सियासी नहीं, ये इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल की बात है। रोजमर्रा की सियासत का इसमें दखल नहीं है। अगर भाई को याद हो तो आर्मी चीफ साहब ने एक इन कैमरा मीटिंग की थी और फिर वो इन कैमरा बाहर आनी होती है सारी बातें, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे खदशात का इजहार किया था इस निज़ाम के ऊपर, इस पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर, सूबों के इख्तियारात के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर। और जब वहाँ से कोई इस तरह की बात होती है तो फिर मुझ जैसे सियासी कारकुन वो ज़रूर इसके ऊपर सोचते हैं कि यकीनन कोई बैठा काम कर रहा होगा और करेगा और क्या इसका बनाएगा। इनके इल्म में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, परवेज रशीद साहब ये नहीं कह रहे। और जब ये कहते हैं कि जी हमारी जमहूरियत खतरे में तब पड़ती है जब एहतसाब का नाम लेके हमें और चोर और डाकू कह के, और फिर किया ये जाता है कि वो इदारा जो कि मुल्क को बराबरी की सतह पे नुमाइंदगी देता है, सेनेट, उसमें फिर एक अब्दुल कुदूस बजिंजो के पीछे जाके लाइन में लग के खड़े होना पड़ता है बहुत सारी बड़ी पार्टियों के सरबराहान को। फिर उनको क्या करना पड़ता है कि माल रोड पे हम बैठेंगे तो दरमियान में पर्दा लगा लेंगे, और वो शख्स पार्लियामान में सेनेट का वो चेयरमैन बनता है जिसकी कोई अपनी पार्टी नहीं है, जिसका कोई मंशूर नहीं है, जिसको आप रोजमर्रा। सर ये शिकवा तो आपका पीपल्स पार्टी से बनना था, जो पीपल्स पार्टी से और PTI से, दोनों से। जब कह रहे हैं जमहूरियत खतरे में पड़ती है तो मैं वो बात कर रहा हूँ। तो फिर उसका नतीजा क्या निकला कि एक शख्स वो चेयरमैन सेनेट बना जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जिन्हें लोग अकाउंटेबल नहीं, रजा रबानी साहब अगर थे या कोई नून लीग से होगा या किसी दूसरी पार्टी से, तो उन्हें वोट के जरिए लोग अकाउंटेबल करते हैं, वो जवाबदेह होते हैं पॉलिसियों के। और जो इस तरह से आएगा वो किसको जवाबदेह होगा? जिसके कहने पे ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये जमहूरियत के लिए खतरा है। रजा रबानी साहब ने जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड, मैं सेनेट में बतौर चेयरमैन जब वो थे और मैं बतौर मिनिस्टर पेश होता रहा, तो जिस तरह से वो चलाते थे अवाम को, और हर पार्टी के लोग को टाइम देते थे, इश्यूज को टाइम देते थे, फेडरेशन को मजबूत करने की बात की, पॉलिटिकल हिस्ट्री को निखार के सामने लाने की बात की, वो किसी और ने नहीं की। तो उनको बिल आखिर साइड पे करके और एक ऐसे फर्द को आगे कर दिया गया, वो सामने आ गया। अभी ये जो कह रहे हैं कि जी हमारा नैरेटिव है और करप्शन, देखें करप्ट, और एक ये इनका करप्शन को छोड़ दीजिए, अभी इनका ये कहना कि अभी तक कोई इलेक्शन से पहले का नैरेटिव था, अब इनको नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्ड हो गया था जब तो आपको वोट पड़े थे। नादिया 3 महीने से इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, घरों में गैस नहीं मिल रही, तो इससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि इनके दो वुज़रा के आपस के ताल्लुकात। और ये वजीर आजम साहब का कहना है कि उनकी आपस की बोलचाल ना होने से मुल्क कितने बहरान से अभी तक गुजर रहा है। सर ये तो हमने बोलचाल ना होने वाला तो फेज आप लोगों के साथ भी गुजारा है, आप लोगों ने भी गुजारा है। ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार साहब में बोलचाल नहीं, लेकिन गैस बहरान नहीं आया था ना, इंडस्ट्री तबाह नहीं हुई थी। अहमद बिलाल साहब,
जी ये बताइएगा मुझे, एक तो सदारती निजाम के हवाले से बात हो गई, आपने तो उसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर 18th अमेंडमेंट के जो खदशात, पीपल्स पार्टी ने पहली दफा नहीं बारहा इसका जिक्र किया है कि 18th अमेंडमेंट मंजूर नजर नहीं है और उसका खात्मा भी कुछ कुव्वतें चाहती हैं। सर ऐसा क्या है 18th अमेंडमेंट में जो खटक रहा है? देखिए 18th अमेंडमेंट की हद तक मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूं कि इस बारे में बहुत सी सेगमेंट्स को, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उनके अंदर बहुत से रिजर्वेशंस हैं। उनमें तशवीश है कि 18वीं तरमीम जो है ये हमारे निज़ाम को कमज़ोर करने का बायस बनी है। यानी उनका ख्याल ये है कि इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो इस हद तक इसके अंदर प्रोवाइड कर दी गई है कि अब मरकज बहुत कमजोर हो गया है और जहाँ पे अहम फैसले करने मरकज में जरूरी भी होते हैं फेडरल लेवल पे, वो भी अब करने की पोजीशन में नहीं है और अब वो पावर या तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास चली गई है या सूबों के पास चली गई है। तो इस पे उन्हें बड़ी तशवीश है और ये बात तो मीडिया में रिपोर्ट भी हो चुकी है कि ये तक कहा गया है कि इतने नुकसानदेह तो मुजीबुर रहमान साहब के शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स नहीं थे जितना नुकसानदेह 18th अमेंडमेंट है। ये बात अखबार में छप चुकी हुई है। चले तो अच्छा, तो बिलाल साहब आपका तज्जिया क्या है? क्या वफाक कमजोर हुआ है 18th अमेंडमेंट के बाद? मेरे ख्याल में कुछ चीजों में वफाक कमजोर हुआ है। इसके बारे में ये राय रखना कि ये इसके अंदर को मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये कोई कुफर भी नहीं है और इसके ऊपर जब भी कोई फैसला होगा वो जमहूरी अंदाज में होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि आप एक आदमी ये फैसला करे कि 18th अमेंडमेंट अच्छी नहीं है तो उसको बदल दिया जाएगा। जिस तरह से 18th अमेंडमेंट जमहूरी तरीके से पास हुई थी वैसे ही जमहूरी तरीके से सबका इत्तफाक के राय होगा तो उसमें तब्दीली आएगी। उसके बगैर कुछ करना सख्त खतरनाक होगा क्योंकि सब लोगों का इत्तफाक था। खासतौर पे छोटे सूबों को इस बारे में बहुत वो स्ट्रांगली फील करते हैं कि इसको तब्दील ना किया जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब तब्दीली होगी तो इसको बड़े तवील अरसे तक एक दूसरे को अफाम और तफहीम के साथ इसको तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वफाकी निजाम में किसी हद तक कमजोरी आई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अहमद बिलाल साहब। लास्ट कमेंट, आप इसमें तब्दीली के ख्वाह हैं, चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाए ताकि वफाक मजबूत हो? वन लाइनर दीजिएगा। कोई एक कुरानी सहीफा नहीं है। जिस तरह पार्लियामेंट की अक्सरियत ने बैठ के ये फैसला किया कि ये तरमीम होनी चाहिए, उसी तरह अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत बैठ के ये फैसला करे खत्म हो सकता है। जाती तौर पे इसमें अच्छी बातें बहुत सारी हैं। सूबों की खुद मुख्तारी होनी चाहिए, ये खुद मुख्तारी अवाम की होनी चाहिए। सूबों से जिलों में, उससे तहसीलों में और यूनियन काउंसिल में आनी चाहिए थी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी नहीं की। लेकिन एक और बात मैं समझता हूँ जाती तौर पर कि तालीम के मामले में इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया इस 18वीं तरमीम में। कि सारे अब आपको शायद पाकिस्तानी कम नजर आएंगे, पंजाबी, पठान और सिंधी बलोची ज्यादा आप प्रमोट करेंगे इस निजाम में जो आपने तालीम का करिकुलम और सिलेबस नीचे दे टॉपिक है। इस पे मजीद एकेडमिक डिबेट की जरूरत है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, सदाकत अब्बासी साहब, आपका भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।